जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे तो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। मैथमेटिक्स में यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्क्स जो हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में कम आएंगे, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत हो एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस जो सबसे ज्यादा कम है वो सिर्फ मैथमेटिक्स में है। और मैथमेटिक्स का सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज सो दिस इज मृत्युंजय और आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। जैसा कि लास्ट का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री के वो कौन से 10 टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एटलीस्ट 70 मार्क्स तो श्योर शॉट आ ही जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से मैथ्स के टॉपिक हैं, 10 टॉपिक्स एटलीस्ट हमें बता दिया जाए जिसको एटलीस्ट हम सॉल्व कर लें तो इन आने वाले 2 महीने 3 महीनों में हमारा एटलीस्ट 70 मार्क्स आ ही जाए। आपको पता होगा कि अगर आपके मैथ्स में 70 मार्क्स आते हैं तो आपकी कितनी अच्छी परसेंटाइल बन जाती है एंड डेफिनेटली आपको एक अच्छी रैंक मिलेगी, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो। आप सबको पता है कि पीसीएम में जो सबसे हार्ड वाला पोर्शन होता है वो मैथमेटिक्स का ही होता है। तो मैथमेटिक्स में यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्क्स जो हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में कम आएंगे, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत हो एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस जो सबसे ज्यादा कम है वो सिर्फ मैथमेटिक्स में है। और मैथमेटिक्स का सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज प्रैक्टिस। अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे तो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। तो मैथमेटिक्स का मतलब कुल मिला के बस यही एस्पेक्ट है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितने आपके डीपीपी हैं, जितने आपकी सीट्स हैं उनको लगाओ तभी मैथ्स अच्छा होगा। नहीं तो मैथ्स से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो डरते ही हैं। बट अगर आपने जेईई को लिया है नीट को छोड़ करके तो डेफिनेटली आप में वो मैथ का रहेगा। खास करके जो यूपी बिहार वाले लोग होते हैं उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। मैथ्स की एक और खास बात होती है कि जितने आप डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह पढ़ते होगे वो जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा मैथ रिपीट होने वाला है। तो अच्छे से मैथ पढ़ लो ताकि आपको आगे भी चल के ये काम आएगा। तो वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम जल्दी से चले जाते हैं अपने स्क्रीन पे जो कि व्हाइट बोर्ड है और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। तो जेईई मेन 2024 का अपन मैथमेटिक्स का एक बार बात करेंगे कि ऐसे कौन से 10 टॉपिक्स हैं जिनको करने के बाद हमारे एटलीस्ट 70 मार्क्स बन जाएंगे 100 में से। तो ये जो एनालिसिस है वो लास्ट 2 इयर्स के एनालिसिस है। क्वेश्चंस का नंबरिंग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है बट आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिससे कि आप वेटेज दे सको। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक मतलब इसमें मैं थोड़ा सा सबसे पहले हम इस साइड वाले नीचे वाले पे चलेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे लल्लू पल्लू टॉपिक्स हैं, कोई भी बच्चा इसका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा तो आपको भी गलत नहीं करना है। जैसे सेट रिलेशन, मुश्किल से 2 घंटा भी अगर आप लगा देते हो तो आपके सेट रिलेशन का एक क्वेश्चन जो आएगा वो श्योर शॉट सही हो जाएगा। दूसरा है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तो महाबच्चों वाला गेम है, इसको तो 1 घंटा लगेगा मुश्किल से। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो इसके भी श्योर शॉट आपके एक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा में आपके 2 क्वेश्चन तो हो गए। और स्टैट्स तो ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9 10 से हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी बच्चों वाला है, 3-4 फॉर्मूला है और एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाएगा। तो ये 3 जो है वो सबसे लल्लू पल्लू वाला है, तो इसको आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये मोस्ट इजीएस्ट था इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया है। तो इसको तो फटाक से कोई भी बच्चा चाहे एवरेज हो चाहे टॉपर हो, कोई भी बच्चा हो वो इसको तो ना छोड़े, ये तो उनका फेवरेट जोन है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब उनका क्वेश्चन तो कई बार ऐसा हुआ, जैसे पेपर देख रहा था मैं, एनालिसिस कर रहा था तो वेक्टर 3D कई बार ऐसा किया है मतलब एनटीए वालों ने, अब तो खैर पेपर कोई और भी बना सकता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक चला गया वेक्टर 3D में। जब मैं भी पढ़ाई करता था तो उस टाइम पे ये वेक्टर 3D 1-1 महीना 2-2 महीना तक चलता है, तो काफी लंबा टॉपिक है। लेकिन अगर आपने इस पर टाइम दिया तो आप देख सकते हो 3 ले लो और इसका 2 ले लो तो 5 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएगा। तो अगर 5 क्वेश्चंस भी करते हैं, अगर 4 के वेटेज से चलते तो 20 नंबर और इधर देख लो तो इतने में कट ऑफ वट तो बहुत आराम से पार कर जाओगे। तो इन स्पाइट ऑफ कि आप हार्ड टॉपिक्स पे जाओ तो ये जो आपको दिख रहा है ना वेक्टर 3D, इसको सबसे पहले आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे इसको कर लेना है, क्योंकि यहां से देखो 71 क्वेश्चन है और यहां से 118 क्वेश्चन है। तो वेक्टर 3D इज द मतलब बोलते हैं ना एकदम खजाना है जिससे आप मार्क्स उठा सकते हो। दूसरा है प्रोबेबिलिटी, ये भी काफी आसान होता है, शुरू से हमें थोड़ी बहुत फील्ड 10 से ही आने स्टार्ट हो जाती है। प्रोबेबिलिटी की थोड़ी बहुत हार्ड है बट ये भी कुछ खास नहीं है ना। अगर आपका माइंड अच्छा चलता है, अगर आप लॉजिकल बंदे हो
तो फॉर्मूला के अगर आप मतलब लॉजिकल से मेरा मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन को सोच पाते हो तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों आपका आसान हो सकता है। इसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है ज्यादा। तो अगर आपको, क्योंकि पीएनसी करोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और प्रोबेबिलिटी में पीएनसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इन दोनों को मैं बोलूंगा साथ में करना। और एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन, यहां से भी 3 क्वेश्चंस तो बनने के चांसेस हैं ही। तो ये वैसे टॉपिक्स हैं जिनको करना ही करना है हर किसी को। ये खजाना वाला टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आएंगे और सबसे आसान वाले हैं। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ जैसे कि आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स जैसे केमिस्ट्री है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उसी तरीके से फिजिक्स में भी काफी सारे होते हैं, ऑप्टिक्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक पार्ट होता है। तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी अपन ने 3 पार्ट में मेजरली इसको कर दिया है। बाकी इससे पहले मैं आगे बढ़ूं बता दूं कि 11th का जो 45% वेटेज होता है और 12th का 55% वेटेज होता है, जैसा कि एलके सर के साथ एक मैंने वीडियो में बना भी रखा जिसमें सर ने और भी अच्छे से बताया था कि किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है। फिलहाल तो हम लास्ट के 2 इयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे देख रहे हैं। तो अगर अपन अलजेब्रा की बात करें तो उसमें जो बाइनोमियल वाला जो चैप्टर है उससे 77 क्वेश्चंस आए, 77। इसका मतलब लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी काफी आसान है, और आसान है मतलब बाइनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम वगैरह आपने देखा होगा। वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, है ना, मतलब नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो आपको पता करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है उसमें मैं सब टॉपिक के बीच में नहीं जाऊंगा, नहीं तो लास्ट वीडियो भी काफी लंबी हो गई थी, इसलिए मैं ऊपर बता रहा हूं। दूसरा सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज जो है एपीजीपी, एचपी, बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ ही नहीं सकते, और आसान होता है। कुछ क्वेश्चन टफ बन सकते हैं, बट मेजरली जो जेईई मेन में पूछा जाता है वो आसान ही पूछा जाता है। नंबर 3 पे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तो बोर्ड वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, मैट्रिसेस के खूब क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसको भी छोड़ नहीं सकते हैं, 2 क्वेश्चंस के आसपास इसमें भी आते हैं। और इसमें तो स्टेप्स होते हैं, लंबे क्वेश्चन जरूर होते हैं, लेकिन हार्ड नहीं बनते मैट्रिसेस में। खास करके आपको प्रॉपर्टीज वगैरह पता होना चाहिए। अब देखो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबसे लास्ट में करना, ये टफ भी बच्चों को लगता है और इसके क्वेश्चंस भी उतने फ्रीक्वेंट नहीं पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेंट आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको हटा दिया गया है रिवाइज सिलेबस से, प्रॉपर्टीज वगैरह, तो अभी के लिए आप होल्ड पे डाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आसान चैप्टर है, मैं बोलूंगा अगर कर सकते हो तो करना, बट इसके क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, तो इसको आप लास्ट के लिए रख सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री भी वही चीज है, अगर करना है तो करो, बट इसके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली कम पूछे जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा देर के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द कैलकुलस वाला पार्ट, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि कैलकुलस में जैसे इंटीग्रेशन का नाम आता है लोगों की मतलब आ जाती है, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं। तो इसमें फंक्शंस वाला जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, उससे 64 मतलब 2 क्वेश्चंस तो आते हैं, इसको भी करना है, जरूरी है। और इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली जब एक बार आप इंटीग्रेशन में घुसोगे तो ये करने जाओगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये करने जाओगे इसकी जरूरत पड़ेगी, साथ में करना। अगर आप साथ में कर रहे हो तो 60 मतलब देख सकते हो 71 प्लस 16 क्वेश्चंस, लगभग 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे, तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। ये आपको आगे चल के भी पढ़ना है कॉलेज वगैरह में, तो ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, है ना। कैलकुलस का मतलब ही हो गया इंटीग्रेशन, तो करना ही पड़ेगा भाई। डिफरेंशियल सबसे आसान चैप्टर होता है, वेरिएबल, सेपरेबल वगैरह ये सब अच्छे से कर लेना, है ना। नॉर्मल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक डेरिवेशंस मोस्टली करा जाता है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मैंने बताया मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर में ये टॉपिक था, तो ये आगे चल के भी आपको पढ़ना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह अच्छे से करना। इसके भी 2 क्वेश्चंस तो आने की प्रोबेबिलिटी है ही है। उसके बाद है एरिया अंडर द कर्व। इसको तो ऐसा है कि कोई भी एक 1 शॉट वीडियो देख लो, 2 घंटा आपका लगेगा, एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हो जाएगा। लंबा होता है लेकिन स्टेप फिक्स्ड होता है। तो एरिया अंडर द कर्व इसी में आता है, कई जगह इन दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है। तो 3 क्वेश्चन आप देख सकते हो इंटीग्रेशन से आ रहा है। अब इसमें 2 चैप्टर हैं, लाइक ए और डी, थोड़ा हार्ड पड़ता है बच्चों को। एप्लीकेशन पार्ट, नाम में ही एप्लीकेशन है, तो डेफिनेटली थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, और इसके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट की भी नॉलेज चाहिए। और लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, ये काफी लंबा टॉपिक है, बट क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, तो इसलिए मैंने इसको होल्ड पे डाला है। कुल मिला के जो ब्लैक में है उसको आपको करना है, और जो ब्लू में है उसको आप अभी के लिए होल्ड पे डाल सकते हो। 3rd पे आ जाते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बच्चों का थोड़ा प्यारा होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अपना दिमाग थोड़ा कम लगाना होता है, और जो चीजें प्रॉपर्टीज हैं उसको बस पेन चलाते रहना होता है।
तो कोऑर्डिनेट में जो सबसे आसान पड़ता है स्ट्रेट लाइन, हर किसी का प्यारा होगा, है ना, तो इसके भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप कर सकते हो। सर्कल थोड़ा सा हार्ड है स्ट्रेट लाइन से, बट सर्कल में भी स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा यूज होता ही होता है, तो इसमें भी 1 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसमें फिर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा लंबा आ जाता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज होते हैं, तो बच्चे कई बार डर जाते हैं, तो इसको करना है तो कर लो, बट इसमें फ्रीक्वेंसी भी कम है और काफी लंबा टॉपिक है, तो मुश्किल हो सकता है। तो गाइज ये रहा मैथमेटिक्स का जेईई मेन 2024 जो 2 महीना 3 महीना में अब होने वाला है, जनवरी में एक्चुअली होने वाला है। अब काफी कम टॉपिक्स बचे हैं, तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि अगर अभी आपने इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल गलत है। अगर आपने सारे ही टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, वेल एंड गुड। ये वीडियो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको अभी ये सोचने में लग रहे हैं कि भाई मुझे कौन से वैसे टॉपिक्स करना है जिससे मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, जिनसे मेरा 98 परसेंटाइल क्लियर हो जाए। दोनों के लिए, कट ऑफ वाले के लिए भी अपन 10 में से 5 कोई टॉपिक भाई चूज कर लेगा, ये वाला एटलीस्ट चूज कर लेगा, और जो एवरेज है जिसको ये है कि भाई 97 98 परसेंटाइल आए, उसके लिए मिनिमम ये टॉपिक्स होंगे, और जिनको 99 या 100 परसेंटाइल आना उनके लिए तो सारे ही टॉपिक्स होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं फिजिक्स का कुछ अलग तरीके से प्लान कर रहा हूं, बट आई डोंट नो वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेट्स सी। ठीक है, बाकी कमेंट जरूर कर देना कि और भी कैसे वीडियोस चाहिए, और जब तक जेईई मेन का आपका एग्जाम नहीं हो, इवन काउंसलिंग तक इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहेगी। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू ऑल।